एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे, मोनू और सोनू। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय मोनू एक बूढ़ा आदमी था और सोनू उसका प्रशिशु 18वें वर्ष का लड़का था। वे प्रतिदिन अपने गांव से लगभग 5 मील दूर स्थित जंगल में एक साथ जाते थे। उस जंगल के रास्ते में पार करने के लिए एक विस्तृत नदी है और वहाँ एक नौका नाव है। जहाँ नौका है वहाँ कई बार पुल बनाया गया, लेकिन पुल हर बार बाढ़ में बह जाता था। नदी के बढ़ने पर कोई भी आम पुल वहाँ धारा का विरोध नहीं कर सकता। एक बहुत ठंडी शाम को मोनू और सोनू घर जा रहे थे, तभी एक बड़े बर्फीले तूफान ने उन्हें घेर लिया। वे नौका पर पहुंचे और उन्होंने पाया कि नाविक अपनी नाव नदी के दूसरी ओर छोड़कर चला गया है। यह तैराकी का दिन नहीं था और लकड़हारों ने मोहल्ला की झोपड़ी में शरण ली। खुद को भाग्यशाली समझ रहे थे कि उन्हें कोई आश्रम मिल सका। झोपड़ी में कोई लकड़ी नहीं थी, न ही आग जलाने की कोई जगह थी। यह केवल 2 चटाई वाली झोपड़ी थी जिसमें एक दरवाजा था लेकिन कोई खिड़की नहीं थी। मोनू और सोनू ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने पुआल रेनकोट के साथ आराम करने के लिए लेट गए। पहले तो उन्हें अधिक ठंडी नहीं लगी और उन्होंने सोचा कि तूफान जल्द ही खत्म हो जाएगा। बूढ़ा आदमी लगभग तुरंत ही सो गया, लेकिन लड़का सोनू बहुत देर तक जाग रहा था। भयानक हवा और दरवाजे पर लगातार गिरती बर्फ को सुनता रहा। नदी गरज रही थी और झोपड़ी समुंदर के कबाड़े की तरह हिलती और चरमराती रही। यह एक भयानक तूफान था और वायु प्रतिशत ठंडी होती जा रही थी और सोनू अपने रेनकोट के नीचे कांप रहा था। लेकिन आखिरकार ठंड के बावजूद उसे भी नींद आ गई। उसके चेहरे पर बर्फ की बौछार से उसकी नींद खुल गई। झोपड़ी का दरवाजा जबरदस्ती खोला गया था और बर्फ की रोशनी युवक आकारी में उसने कमरे में एक महिला को देखा। एक महिला जो पूरी तरह से सफ़ेद रंग में थी। वह मोनू के ऊपर झुकी रही थी और उस पर अपनी सांसें फेंक रही थी और उसकी सांसें चमकीले सफ़ेद धुआं की तरह थी। लगभग उसी क्षण वह सोनू की ओर मुड़ी और उसके ऊपर झुक गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। सफ़ेद औरत उसके ऊपर झुकती गई, नीचे और नीचे, जब तक कि उसका चेहरा लगभग उसे छू न गया और उसने देखा कि वह बहुत सुंदर है। यद्यपि उसकी आंखों से वह डर गया। थोड़ी देर तक वह उसे देखती रही, फिर वह मुस्कुराई और वह फुसफुसाए, मैं तुम्हारे साथ दूसरे आदमी की तरह व्यवहार करना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ दया महसूस करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। तुम एक सुंदर लड़का हो सोनू, और अब मैं तुम्हारे चोट नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन अगर तुम्हें कभी किसी को, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी इस बारे में बताया कि तुमने इस रात क्या देखा है, तो मुझे पता चल जाएगा और फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं जो कहती हूँ उसे याद रखना। इस शब्दों के साथ वह उसके पास मुड़ी और दरवाजे से होकर चली गई। तब उसने स्वयं को चलने फिरने में सक्षम पाया और वह उछला और बाहर देखने लगा, परंतु वह स्त्री कहीं दिखाई नहीं दी और बर्फ झोपड़ी से तेजी से घूम रही थी। सोनू ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके सामने लकड़ी के कई टुकड़े लगाकर उसे सुरक्षित कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या हवा ने इसे खोल दिया था। उसने सोचा कि वह केवल सपना देख रहा होगा और दरवाजे में बर्फ की रोशनी की चमक को एक सफ़ेद महिला की आकृति समझ लिया होगा, लेकिन वह निश्चित नहीं हो सका। उसने मोनू को बुलाया और डर गया क्योंकि बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर नहीं दिया। उसने अंधेरे में अपना हाथ बाहर निकाला और मोनू के चेहरे को छुआ और पाया कि यह बर्फ थी। मोनू बिल्कुल मृत था। भोर तक तूफान खत्म हो गया और जब नाविका सूर्योदय के थोड़ी देर बाद अपने स्टेशन पर लौटा तो उसने सोनू को मोनू के जमे हुए शरीर के पास बेशुद्ध पड़ा हुआ पाया। सोनू की तुरंत देखभाल की और जल्द ही वह अपने आप में आ गया, लेकिन उस भयानक रात की ठंडी के प्रभाव से वह काफ़ी समय तक बीमार रहे। बूढ़े की मृत्यु की वजह से वह बहुत भयभीत हो गया था, लेकिन उन्होंने श्वेतधारी महिला के दर्शन के बारे में कुछ नहीं कहा। जैसे ही वह फिर से ठीक हो गया, वह अपने काम पर लौट आया। हर सुबह अकेले जंगल में जाता था और रात होने पे अपनी लकड़ियाँ के गट्ठर के साथ वापस आता था, जिससे बेचैन में उसकी माँ उसकी मदद करती थी। एक शाम अगले वर्ष की सर्दियों में जब वह घर जा रहा था, उसने एक लड़की को पीछे छोड़ दिया जो उसी सड़क से यात्रा कर रही थी। वह लंबी पतली लड़की थी, बहुत अच्छी दिखने वाली थी और उसने सोनू के अभिवादन का उत्तर गाले वाले पक्षी की आवाज़ से समान कानों को सुखदन देने वाली आवाज़ में दिया। फिर वह उसके पास चला गया और वे बातें करने लगे। लड़की ने बताया कि उसका नाम ओयुकी था, कि उसने हाल ही में अपने माता पिता दोनों को खो दिया और वह येदो जा रही थी।
जहाँ उसके कुछ खराब रिश्ते थे जो उसे एक नौकर के रूप में स्थित खोजने में मदद कर सकते थे। सोनू जल्द ही इस अजीब लड़की पर मोहित हो गया और जितना अधिक वह उसकी ओर देखता था वह उतनी ही अधिक सुंदर प्रतीत होती थी। उसने उससे पूछा कि क्या उसकी अभी तक मंगनी हुई है और उसने हंसते हुए उत्तर दिया कि वह स्वतंत्र है। फिर अपने बारे में उसने सोनू के पूछा कि क्या वह शादीशुदा है या उसने शादी करने का वादा किया है, और उसने उससे कहा कि हालांकि उसके पास सहारा देने के लिए केवल एक विधवा माँ थी, फिर भी सामान्य बहू के सवाल पर अभी तक विचार नहीं किया था क्योंकि वह बहुत छोटा था। इन विश्वासों के बाद वे आगे बढ़े बहुत देर तक बिना बोले, लेकिन जैसे कि कहावत है कि का अबेरा मीमो कीचू होदो नी मोनो वो ई, जब इच्छा होती है तो आंखें उतना ही कह सकती है जितना मुंह। जब वे गांव पहुंचे तो वे एक दूसरे से बहुत प्रसन्न हो गए थे। फिर और सोनू ने ओयोकी को अपने घर पर थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। कुछ शर्मीले संकोच के बाद वह उसके साथ वहाँ चली गई और उसकी माँ ने उसका स्वागत किया और उसके लिए गर्म भोजन तैयार किया। ओयुकी ने इतना अच्छा व्यवहार किया कि सोनू की माँ अचानक उस पर मोहित हो गई और उसे योदो की यात्रा में देरी करने के लिए मना लिया। और मामले का स्वाभाविक अंत यह हुआ कि यूकी कभी योदो के पास गई ही नहीं। वह घर में एक सामान्य बहू के रूप में रही। ओयुकी बहुत अच्छी बहू साबित हुई। जब सोनू की मां की मृत्यु हुई लगभग 5 साल बाद, उनके अंतिम शब्द अपने बेटे की पत्नी की स्नेह और प्रशंसा के शब्द थे। और ओयुकी ने सोनू के 10 बच्चों को जन्म दिया, लड़के और लड़कियां, सभी सुंदर बच्चे और त्वचा का बहुत गोरा। देश के लोग ओयुकी को एक अद्वितीय व्यक्ति मानते थे जो स्वभाव से खुद अलग था। अधिकांश किसान महिलाएं जल्दी बूढ़ी हो जाती है, लेकिन ओयुकी 10 बच्चों की मां बनने के बाद भी उतनी युवा और तरोताज़ा दिखती थी जितनी उस दिन थी जब वह पहली बार गांव आई थी। एक रात बच्चों के सो जाने के बाद ओयुकी काजल के लैंप की रोशनी से सिलाई कर रही थी और सोनू ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें वहाँ सिलाई करते हुए तुम्हारे चेहरे पर रोशनी के साथ देखकर मुझे एक अजीब बात याद आती है जो तब हुआ था जब मैं 18 साल का लड़का था। मैंने तब किसी को तुम्हारे जैसा सुंदर और सफ़ेद देखा था। वास्तव में वह बिल्कुल वैसी थी। आपने कमरे में नजरें उठाए बिना ओयुकी ने जवाब दिया, मुझे उसके बारे में बताओ, तुमने उसे कहाँ देखा? तब सोनू ने उसे फेरी वाली झोपड़ी में हुई भयानक रात के बारे में बताया और उस सफ़ेद महिला के बारे में जो उसके ऊपर झुक कर मुस्कुरा रही थी और फुसफुसा रही थी, और बूढ़े मोनू की मुख मौत के बारे में बताया। और उन्होंने कहा, सोते हुए या जागते हुए यही एकमात्र समय था जब मैंने तुम्हारे जैसी सुंदर प्राणी को देखा। बेशक वह एक इंसान नहीं थी और मैं उससे डरता था, बहुत डरता था, लेकिन वह बहुत गोरी थी। दरअसल मुझे कभी भी यकीन नहीं हुआ कि यह एक सपना था जो मैंने देखा था या बर्फ की औरत। ओयुकी ने अपनी सिलाई नीचे फेंक दी और उठ गई और सोनू के ऊपर झुकी गई जहां वह बैठा था और उसके चेहरे पर चिल्लाया, यह मैं था, मैं यूकी यह था। और मैंने तब तुमसे कहा था कि अगर तुमने कभी इसके बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन वहाँ सो रहे उनके बच्चे के लिए मैंने तुम्हें उसी क्षण मार डालूंगा। और अब बेहतर होगा कि आप इनकी बहुत अच्छी देखभाल करें, क्योंकि अगर कभी इनके पास आपसे शिकायत करने का कोई कारण होगा तो मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी जिसके आप हकदार हैं। चिल्लाते हुए भी उसकी आवाज़ पतली हो गई, हवा के रोने की तरह। फिर वह एक चमगादड़ सफ़ेद धुएं में पिघल गई जो छत बीमों तक फैल गई और धुएं के ढेर के माध्यम से दूर चली गई। उसे फिर कभी नहीं देखा गया।